हाँ भाई बच्चों, जरा एक बार चेक करना ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। एक बार बच्चों जरा चेक करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। एक बार चेक करिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है। ओके, क्लियर है। आज यार लॉगिन करने में देर हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ था, पासवर्ड नहीं आ रहा था। तो लॉगिन करने में देर हो रही थी। ठीक है सर जी, मेरी बुक आ गई। वेरी गुड, आपकी बुक आ गई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग बुक ले लें और सभी लोग साथ साथ में बुक का रिव्यू भी भेजें, है ना। आप लोग बुक का रिव्यू मैसेज, ठीक है, बुक का रिव्यू वीडियो, रिव्यू मैसेज भेजिए, तो हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, टीम को भी कॉन्फिडेंस आए, और साथ साथ में जो चीजें गड़बड़ हैं उनको हम लोग फ्यूचर में सही कर पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो छोटी मोटी हो सकता है कुछ एरर हो, है ना, छोटी मोटी। चलो अब देखो बच्चों, यस, हाँ बच्चों, लेक्चर अरेंज करा दीजिए, लेक्चर अरेंज करा दीजिए। ठीक है, आज मैं बैठ के सारे लेक्चर अरेंज करा देता हूँ, आज बैठ के सारे लेक्चर अरेंज करा दूंगा, ठीक है। आज से नया चैप्टर चालू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज से नया चैप्टर चालू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं। 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है ना। 3 क्वेश्चन तो आप मान ही लो कि 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो 3 से 2 क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि 8 से 12 नंबर मिलेंगे, कभी कभी 16 भी आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये सेकंड लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों की खत्म। हाँ, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों की खत्म। यस, हाँ, मेरे 3 चैप्टर का बैकलॉग है। देखो यार, बैकलॉग अभी आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपने बैकलॉग को दूर कर लो। अभी आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपने बैकलॉग को दूर करें, बहुत इनफ टाइम है कि आप बैकलॉग को दूर करें, है ना। आप अपने बैकलॉग को दूर कर लें। यस, आप एक टाइम टेबल बनाएं, ठीक है, जिसमें रेगुलर क्लास, लाइव क्लास के बाद आप बैकलॉग को कैसे खत्म करोगे उसका एक प्लान हो, उसका एक प्लान हो। अच्छा देखिए, अब लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर संडे को हुआ है, लास्ट लेक्चर का टेस्ट आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाते हैं उसका टेस्ट लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर के टेस्ट का टीएचडी, पहला टीएचडी आपकी स्क्रीन पे, पहला टीएचडी आपकी स्क्रीन पे। यस, हाँ, हाँ बपीता बेटा, इस पर भी बात कर लेंगे, है ना, इस पर भी बात कर लेंगे। पहला टीएचडी आपकी स्क्रीन पे, बताइए, सॉल्यूशन दीजिए, सारे बच्चे सॉल्यूशन दें और बताएं। हाँ,
मेरी बात सुन लीजिए। निशु बताओ बेटा, निशु क्या बात है आपकी? निशु आप अपनी बात बताएं। सब लोग आंसर दें। साहिल कमिंग टेस्ट का सिलेबस, सर मेरा बुक अभी तक नहीं आया है। निशु आपका बुक नहीं आया है तो आप बेटा मुझे डिटेल भेज दो, नहीं तो वेदांतु है ना डैश स्टोर @ वेदांतु पर जाके कंप्लेन रेज करो, नहीं तो आप मुझे डिटेल भेजो, मैं कराता हूं। कल का टेस्ट थोड़ा हार्ड था, यस बिल्कुल हार्ड था, हार्ड बनाया था टेस्ट, कल का टेस्ट हार्ड बनाया था। आपका बुक आ गया, अभिषेक कह रहा मेरा बुक आ गया, वेरी गुड बेटा अभिषेक। चलो जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके 50 ml equals solution of FeSO4 required 12 ml of 0.02 m KMnO4 in acidic medium for complete oxidation. The molarity of ferrous sulfate solution is, 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 आपको मोलारिटी निकालनी है फेरस सल्फेट की, तो रूल क्या है? सर बुक के क्वेश्चन काफी टफ भी है, अच्छे भी है। साहिल देखो बुक के क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बुक के क्वेश्चन ऐसे हैं कि सारे क्वेश्चन कर लोगे ना तो अपने आप हर कॉन्सेप्ट 2 से 3 बार रिवाइज हो जाएगा और एक लेवल आपको अचीव होगा। हाँ ठीक है, बच्चे कह रहे हैं बुक नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूं कि बुक आपको कहां पे कंप्लेन रेज करनी है, वहां से 24 घंटे के अंदर आपको बुक का वो मिलेगा। मैंने कल बोला भी था एक लोगों को। हाँ ये है, देखो आप इस जगह पे कंप्लेन रेज करो, रुक जाओ मैं लिख देता हूं, हाँ यहां पे लिख देता हूं, वेदांतु डैश स्टोर @ vedantu.com। आप यहां पे कंप्लेन रेज करो, 24 घंटे के अंदर आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपकी बुक से रिलेटेड क्यूरी हो। vedantu.store@vedantu.com, क्योंकि आप लोगों ने कहा था तो मैंने पूछा था, मैंने कहा था भाई बच्चों को दिक्कत आ रही है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो पूछा जाए जो निकालना हो उसके नंबर आप ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। अब वो पूछ रहा है फेरस सल्फेट की मोलरिटी निकालो, इसका मतलब इसके बारे में पूछ रहा है और ये गिवन है, तो बस इन दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ परमैंगनेट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बराबर करते हैं? m इंटू वी, m इंटू वी से मोल आएगा, देखो मोल ये आया m इंटू वी करने से मोल इंटू एन फैक्टर। अब मोल इंटू एन फैक्टर निकालो, ये +7 ये +2, तो एन फैक्टर कितना आया? इस जगह पे देखो कितना लिखा है 1 x p - q, कितना आया 5, ये आ गया इसका एन फैक्टर 5। अब इसका निकालो, m निकालना है, v की वैल्यू कितनी है 50, लीटर बना लिया,
m इंटू वी करने से मोल आ गया। अब n फैक्टर का मल्टीप्लाई करो, यहां पे +2, यहां पे +3, x की जगह कितना है 1, मॉड 2 - 3 1 आया, n फैक्टर है 1। अब कट्टम काट खेल लो, कट गया, कट गया, 5 से 5 कट गया, 10 हो गया। तो m इक्वल टू आ गया 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.024 आ गया। तो मोलरिटी ऑफ फेरस सल्फेट 0.024, मोलरिटी ऑफ फेरस सल्फेट 0.024। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। देवगुप्ता बेटा देखता हूं, आज मैं सारा काम करता हूं। अब टीएसडी नंबर 2, सर मैं 12 से बैच फॉलो कर रहा हूं, कर सकता हूं क्या? हाँ बेटा, आज से नया चैप्टर स्टार्ट है, सारे बच्चे बैच को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो जितने भी बच्चे हैं सब लाइव आ सकते हैं, सारे बच्चे लाइव आज से पढ़ सकते हैं। आज से नया चैप्टर स्टार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस क्वेश्चन को करिए, 2 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेता हूं जो पिछली क्लास में पढ़ाया है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ाया था, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन का मैं टेस्ट ले रहा हूं। अब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू होगा, बिल्कुल बेसिक से चालू होगा, पहली क्लास से चालू होगा। तो जितने भी बच्चे हैं सब लाइव कर सकते हैं, जो नए आए हैं वो भी लाइव कर सकते हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो भी लाइव कर सकते हैं, जिनका बैकलॉग बना हुआ है वो भी लाइव करें। बैकलॉग को अपना अलग तरीके से पूरा करिए और लाइव सेशन में क्लास करिए, जैसे आगे बैकलॉग ना बनने पाए। क्योंकि क्या है, इस समय बच्चों को मंथन बैच में वो चल रहा है, छूट चल रही है, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे एडमिशन नए ले रहे हैं। तो आप लोग भी अपने दोस्त यारों को कह सकते हो, तो बैकलॉग की टेंशन ना लो, उसको करो। अब इसका आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर नॉट ट्रू अबाउट द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नॉट ट्रू पूछा गया है, मतलब समझ रहे हो, नॉट ट्रू। अब नॉट ट्रू पूछा गया है, तो पहली बात, पोटेशियम इज अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्या पोटेशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्लोरीन इज अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीजन इज रिड्यूस। क्या ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रहा है? नन ऑफ द स्पीसीज आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इनमें से कौन सही नहीं है बताइए, जल्दी बताएं सारे लोग। टीएसडी नंबर 2, टीएसडी नंबर 2, वेरी गुड। अब देखो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का +5, ऑक्सीजन की -2। पोटेशियम +1 था, +1 है, तो पोटेशियम में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब क्लोरीन +5 था, -1 है, तो क्लोरीन में रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन -2 है और -2 से 0 हो रहा है, ये देखो ऑक्सीजन अब 0 हो रहा है, तो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन अंडरगो ऑक्सीडेशन, गलत, क्लोरीन रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन अंडरगो ऑक्सीडेशन, गलत, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। और यहां ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, नो, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज। नन ऑफ द स्पीसीज आर अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओए भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो मोर देन वन में क्वेश्चन है और चारों सही है। नन ऑफ द स्पीसीज आर अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा, ये इसका मतलब मोर देन वन का क्वेश्चन है बच्चों, मोर देन वन का क्वेश्चन है। ऑल इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, मोर देन वन का क्वेश्चन है। मैं ये बता देता हूं कि मैंने क्वेश्चन आपको दिया कहां से है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्या है, मोर देन वन भी होते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको दिया है। तो इसका आंसर ऑल इनकरेक्ट होगा। अब बताइए, दो में से किसके कितने सही?
दो में से किसके कितने सही, फिर नया चैप्टर चालू किया जाए। दो में से किसके कितने सही, दो में से किसके कितने सही, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1। यस, चलो अब हम लोग देर नहीं करते हैं और आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज से स्टार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद एक लेक्चर है, सॉरी सेकंड लास्ट चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और पूरा सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री खत्म है ना। तो आप लोग आ जाओ। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बताते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। यदि सारे बच्चों को याद हो तो इलेक्ट्रोलाइट हेडिंग में एक बार पढ़ा चुका हूं। कहां पे पढ़ा चुका हूं, कहां पे पढ़ा चुका हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस दे दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस भी लिख देता हूं, फिर पढ़ाना शुरू करता हूं, है ना। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस। लास्ट सिलेबस बताओ क्या था, जो अभी आप टेस्ट दे के आए उसका सिलेबस क्या था, आप बताइए। अभी जो आपने पेपर दिया उसका सिलेबस क्या था, आयनिक इक्विलिब्रियम था, आयनिक ओनली। तो अच्छा, अब आप जो टेस्ट दोगे वो मेजर टेस्ट होगा। तो मेजर टेस्ट होगा तो इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम प्लस रिडॉक्स टाइट्रेशन दोनों मिलके आएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स टाइट्रेशन दोनों मिलके आएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स टाइट्रेशन दोनों मिलके आएंगे और मेरे हिसाब से ये मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट होगा 45 क्वेश्चन वाला। हाँ, 45 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, क्युमुलेटिव टेस्ट होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा आएगा और रिडॉक्स टाइट्रेशन पूरा आएगा। संडे को जो टेस्ट हुआ। अब डिस्टर्ब ना करो, अब पढ़ाना शुरू किया जाए। अब पढ़ाना शुरू किया जाए। चलो बच्चों, तो सबसे पहले बताइए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया है। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया है। अच्छा जी, जी निशान, मैं ये देख लूंगा बेटा, हाँ देख लूंगा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जरा बताओ। मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसमें आयन होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसमें आयन होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब मैंने कहा था दो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट which have ions, जिसके पास आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसके पास आयन है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट जिनके पास आयन नहीं है ना, डू नॉट हैव आयन, जिनके पास आयन नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उन्हें कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जिसके पास आयन है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जिसके पास आयन नहीं है उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, जिसके पास आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट है और जिसके पास आयन नहीं है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, अब आप इक्वस NaCl सॉल्यूशन लोगे, तो जब इक्वस NaCl सॉल्यूशन लोगे तो इसके पास आयन है, कौन से, सोडियम आयन, Cl आयन।
और वाटर के HN और वाटर के OH आयन, इतने सारे आयन हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब यही ले लो बेंजीन सॉल्वेंट। अब बेंजीन लिक्विड ले लो, तो बेंजीन लिक्विड के पास किसी तरह का आयन नहीं है, नो आयन। आपने क्या कभी बेंजीन को आयोनाइज कराया? नहीं, कोई आयन नहीं है, तो ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? कोई आयन नहीं है। अब जैसे वाटर ले लो, प्योर वाटर, तो वाटर के पास भी आयन होते हैं। सबको पता है कि वाटर H आयन और OH आयन में ब्रेक होता है, तो वाटर के पास भी आयन है, इसका मतलब वाटर भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब साइक्लोहेक्सेन ले लो। अब साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोकार्बन है, आयोनाइज होगा ही नहीं, तो इसके पास भी आयन नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन के पास आयन नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। जिसके पास आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट, और जिसके पास आयन नहीं है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बस इतनी सी बात है। जिसके पास भी आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट, और जिसके पास आयन नहीं है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल के पास आयन है नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है तो हाइड्रोकार्बन आयोनाइज होता ही नहीं है। तो जिसके पास आयन है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहोगे, जिसके पास आयन नहीं है उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहोगे। बच्चों ने कहा सर हमें एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ये हेडिंग में दोबारा पढ़ा रहा हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं पढ़ा चुका हूं। ये हेडिंग में दोबारा पढ़ा रहा हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूं। देखो, सेलेक्ट इलेक्ट्रोलाइट, select electrolyte solution in given example A. In given example A, हेक्सेन प्लस साइक्लोहेक्सेन, क्या ये सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है? दूसरा, वाटर प्लस एसिटिक एसिड, क्या ये सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है? तीसरा इक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, क्या ये सॉल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट है? B and C बोथ। बताओ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें कौन सा है? सारे बच्चे आंसर दे जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें कौन सा है? सारे बच्चे आंसर दें। जो आयन देगा वो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयन देगा वो इलेक्ट्रोलाइट है। अब आयन कौन देगा? आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन है, ये आयन नहीं देंगे तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो वाटर भी आयन देता है, एसिटिक एसिड एसिड है ये भी आयन देता है, वाटर भी आयन देता है, एसिटिक एसिड भी आयन देता है। वाटर ऐसे आयन देता है, एसिटिक एसिड ऐसे आयन देता है। तो सॉल्यूशन में आयन है। अब HCl ऐसे आयन देता है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। तो B और C दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, B और C दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, B और C दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, बता दूंगा बेटा, उसको भी डिस्कस कर देंगे। अब देखो जरा बच्चों, आपने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अब आपको क्या पढ़ना है, जरा ये देखो। अब आप कह रहे हो कि सर मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, तो लो आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो सारे बच्चे। सेलेक्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन गिवन एग्जांपल। सब लोग आंसर दीजिए। सेलेक्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन गिवन एग्जांपल। एक क्वेश्चन आपके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन निकालिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयन न दे। HCl के NaCl आयन देता है, Na आयन Cl आयन, KCl आयन देता है, एसिटिक एसिड आयन देता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज आपस में ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है।
क्यों? क्योंकि ये ब्रेक नहीं होता है, ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होता है। यस, ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होता है, इसको बताओ। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी नहीं पढ़ाया है, रुक जाइए, अब आपको बताता हूं। ये देखो, अब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट से अब अपने को कोई लेना देना नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से बच्चों अपने को कोई नहीं लेना देना नहीं है। अब क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से दो पार्ट? एक गया वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक बोला गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। देखो, जिसके पास आयन है, आयंस है, वो इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब इन दोनों के पास आयन होंगे, इसके पास भी आयन होंगे, इसके पास भी आयन होंगे। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो पानी में पार्सली आयोनाइज होते हैं, है ना, पार्सली आयोनाइज इन वाटर, पार्सली आयोनाइज, इनका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, जैसे 1%, 3%, 5%, है ना, 8%, ये सब पार्सली आयोनाइज हो रहे हैं, इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इस कैटेगरी में कौन आएंगे, वीक एसिड। जितने भी वीक एसिड है ये पार्सली आयोनाइज होते हैं, इसीलिए तो वीक एसिड बोले जाते हैं। वीक बेस, जितने भी वीक बेस है ये पार्सली आयोनाइज होते हैं, इसीलिए तो वीक बेस बोले जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड है। ऑल ऑर्गेनिक बेस आर वीक बेस, जितने भी ऑर्गेनिक बेस है इन जनरल सबके सब वीक बेस है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। कौन? वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्सली आयोनाइज होते हैं। जो एसिड पार्सली आयोनाइज है, जो बेस पार्सली आयोनाइज है, उसी को हम वीक बेस कहते हैं, उसी को हम वीक एसिड कहते हैं। तो वीक एसिड, वीक बेस, ये सब हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के जितने भी ऑक्सो एसिड है ये सब वीक है। इनमें फास्फोरस में कोई स्ट्रांग होता ही नहीं है, ये जितने भी देखते हो ये सब वीक एसिड होते हैं, फास्फोरस में कोई भी स्ट्रांग नहीं होता है। ये देखो, ये देखो, ये सब वीक एसिड है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? जो पार्सली आयोनाइज होंगे, जो पार्सली आयोनाइज होंगे उन्हें वीक देवगुप्ता बेटा अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे लो। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? जो पार्सली आयोनाइज होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, जो वाटर में लगभग कंप्लीटली आयोनाइज होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, अप्रोक्सीमेट। अब उसमें कौन आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। जर्नली ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये 100% पानी में आयनाइज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, HNO3, HCl, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। सॉल्ट NaCl, सोडियम सल्फेट एसेट्रा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलोगे जो 100% आयनाइज होंगे, और वो कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और
सॉल्ट। ये देखो, तो क्या हुआ, जो आयन देते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट, जो नहीं देते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, जो पार्शली आयोनाइज होते हैं उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? सर कल क्लास हुई थी? हाँ बेटा, कल 2 घंटे 25 मिनट की क्लास हुई थी। चलो अब आप पहचानो, सेलेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन गिवन एग्जांपल। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? जो वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। जो वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब देखो NaCl क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट ढूंढना है। एस्टिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। तो जब ये वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। तो जब ये वीक एसिड है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना? रावत बताओ क्या कहना चाहते हो? रावत बताइए। सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है? यस, बैक स्लाइड प्लीज। तो इलेक्ट्रोलाइट सब लोग समझ गए। मैंने इलेक्ट्रोलाइट पीछे पढ़ा दिया है, इसलिए मैंने फिर इसको आपको समझा दिया। क्या? जो आयन देते हैं, जिनके सॉल्यूशन या जिनके सॉल्वेंट में आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट, जिनके सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में आयन नहीं है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट फर्दर डिवाइड हो गए। यदि वो पार्शली आयोनाइज होते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, यदि वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर वाईटी की सीरीज कंपलसरी तो नहीं है ना बैच स्टूडेंट के लिए? रजनी, देखो यूट्यूब की जो सीरीज है वो बैच वाले बच्चों के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, मगर यदि आप करते हो तो आपका बेनिफिट है। आज उसमें मैं जीओसी स्टार्ट करूंगा। आज से नीट एडवांस सिलेक्शन सीरीज वाईटी पे स्टार्ट हो रही है और उसकी पहली क्लास मेरी है 5 बजे। तो 5 बजे मैं उसमें बिल्कुल जीओसी स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सारा पढ़ाऊंगा, मगर वो आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 बार जीओसी हो जाएगी तो आपके दिमाग में ज्यादा सेट हो जाएगी, आपके दिमाग में ज्यादा सेट हो जाएगी यदि 2 बार आप जीओसी पढ़ लोगे, क्योंकि जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है। और नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अच्छा आ जाओ, अब जरा देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के पास पहली हेडिंग, अब हम चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। पहली हेडिंग है कंडक्टेंस। अब देखो कंडक्टेंस क्या होता है, जरा ये बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि कंडक्टेंस क्या होता है? तो देखो बच्चों, कंडक्टेंस क्या होता है, देखो ये हमारी एक रॉड है, ठीक है? पॉजिटिव रॉड है या निगेटिव रॉड है, बस एक रॉड है। गौर से देखिए, ये मैंने रॉड लगाई है, ये रॉड सपोज करो प्लस है और ये रॉड माइनस है। जब मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, जब मैंने इसको क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, ये देखो ऐसे, तो मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया है। अब ये प्लस रॉड है, ये माइनस रॉड है। अब इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखा है। अच्छा, यदि मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखा है तो इससे आप क्या समझे? यदि मैंने कहा कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है, मैंने कहा ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यह समझ में आया कि इस सॉल्यूशन में आयन है। इससे आपको क्या समझ में आया? कि इस सॉल्यूशन में आयन है ना? मैंने कहा कि यार ये देखो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में क्या है? आयन। क्यों? क्योंकि तुमने बोल दिया ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होने का मतलब इसमें आयन है। अब जरा बताओ कौन किसके पास जाएगा? ये तो हम सारे लोग जानते हैं, जो प्लस आयन है वो कहां जाएगा? प्लस आयन माइनस की ओर भगेगा कि नहीं? ऐसे
प्लस आयन माइनस प्लेट की ओर भगेगा, यस। अच्छा, जो माइनस आयन है वो कहां जाएगा? वो प्लस प्लेट की ओर भगेगा, ऐसे ऐसे भगेगा। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इलू टीलू की ओर भागता है, टीलू इलू की ओर भागता है। ऐसा थोड़ी होता है कि इलू इलू की ओर भाग रहा हो, टीलू टीलू की ओर भाग रहा हो, ऐसा तो नहीं देखा है ना। तो देखो, प्लस चार्ज माइनस की ओर भागेगा, माइनस चार्ज प्लस की ओर भागेगा। इस भगने को कहा जाता है आयनिक मोबिलिटी। इस भगने को क्या कहते हैं? आयनिक मोबिलिटी। अब कौन सा आयन कितनी तेजी से भाग रहा है, ये कैसे पता करोगे? कौन सा आयन कितनी तेजी से भाग रहा है ये कैसे पता चलेगा? क्यों? इसी से पता चलता है कि आयन जितनी तेजी से भगेगा, इससे हमें यह पता चलेगा कि यार वो कितना वोल्टेज जनरेट कर पाएगा, क्या कर पाएगा। तो आयन की आयनिक मोबिलिटी को मेजर करता है कौन? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या मेजर करता है? इट इज मेजर आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये जो आयन भागेगा, माइनस वाला प्लस प्लेट की ओर, प्लस वाला माइनस प्लेट की ओर जो भाग रहा है, इसको मेजर करता है कंडक्टेंस। इट इज मेजर फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयन के चार्ज का क्या फ्लो है, क्या रेट है, क्या आयनिक मोबिलिटी है, इसको मेजर करता है कौन? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस मेजर क्या करता है, ये बात समझ पाए? कंडक्टेंस क्या मेजर करता है? जब माइनस वाला प्लस प्लेट की ओर कितनी तेजी से भाग के आएगा, प्लस वाला माइनस प्लेट की ओर कितनी तेजी से भाग के आएगा, इसको मेजर करने का काम दिया गया है कंडक्टेंस को। तुम बताओगे कि ये कितना हुआ है। जैसे आपके पीटी वाले सर जो होते हैं, स्पोर्ट्स वाले सर जो होते हैं, वो बताते हैं कि यार ये क्रिकेट अच्छा खेल पाता है, ये लॉन टेनिस अच्छा खेल पाता है, ये कबड्डी अच्छा खेल पाता है, ये कुछ अच्छा नहीं खेल पाता है। इसकी रिपोर्ट कौन देता है? स्पोर्ट टीचर देता है, स्पोर्ट टीचर देता है ना। अब केमिस्ट्री आपकी कैसी है, वो कौन देगा? केमिस्ट्री टीचर देगा। हाँ भाई, इसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी ठीक है, इसकी फिजिकल बहुत अच्छी है, इसकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी है, ये कौन देगा? केमिस्ट्री टीचर देगा। इसी तरह कौन सा आयन ज्यादा भाग रहा है, कौन सा आयन कम भाग रहा है, इसकी रिपोर्ट कौन देगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, कि कितनी तेजी से आयंस फ्लो कर रहे हैं। तो क्या करता है कंडक्टेंस? डेफिनेशन बताओ। कंडक्टेंस क्या करता है? इट इज मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसमें करता है? इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। भाई आयन होंगे तभी तो उसके रेट को मेजर कर पाओगे। चार्ज के रेट को मेजर करना है, इसका मतलब चार्ज होना तो चाहिए। अब चार्ज होगा ही नहीं तो मेजर कैसे होगा? तो देखो, कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस मेजर करता है चार्ज के फ्लो को, कि प्लस वाला माइनस की ओर कितनी तेजी से भागेगा, माइनस वाला प्लस की ओर कितनी तेजी से भागेगा, इसको मेजर करता है ये कंडक्टेंस। मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टेंस मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पूरे सॉल्यूशन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, इसको मेजर कर रहा है कंडक्टेंस। इसको मेजर कर रहा है कंडक्टेंस। तो लोगों ने कहा ठीक है यार, लोगों ने कहा ठीक है। अब आप ये बताओ, लोगों ने जानते हो क्या कहा? अब आप ये बताओ कि ये निकाला कैसे जाएगा। ये तो थ्योरी हुई ना, डिफिनीशन हुई, निकालोगे कैसे? तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? इसका मैथमेटिकल फॉर्म है क्या? देखो, C इक्वल टू, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, या कहीं कहीं हो सकता है कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाए। तो जनरली हम लोग कैपिटल C से करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C इक्वल टू 1/R।
आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस। आर क्या काम करता है? आर मेजर करता है रोकने को, और सी मेजर करता है फ्लो को, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रुकेगा उतना कम फ्लो होगा, और जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना कम कोई रोक पाएगा। तो देखो, कंडक्टेंस सी होता है 1/r। अब यूनिट क्या आएगी? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो देखो यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। तो ये ओम इनवर्स आएगा, ओम इनवर्स आएगा, है ना। इसी को हम लोग नई यूनिट दे सकते हैं। ओम इनवर्स को ही हमने यहां पे नई यूनिट दे दी। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स की यूनिट है। हमने इसका नाम दिया साइमेंस। एक नई यूनिट दी साइमेंस, कैपिटल एस। एक नई यूनिट दी साइमेंस, कैपिटल एस। तो कंडक्टेंस क्या करता है? कंडक्टेंस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है कि कोई भी आयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करता है। ये सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मैथमेटिक फार्मूला जो होता है C = 1/r होता है। R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट ओम इनवर्स या साइमेंस होती है। इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बच्चों ने कहा हाँ। अब बात आती है कि यार ये जो रेट है, ये जो आयन का फ्लो है, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? ये जो आयन का फ्लो है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से आयन का फ्लो बढ़ जाएगा? क्या पानी मिलाने से आयन का फ्लो बढ़ जाएगा? ज्यादा चार्ज वाला ज्यादा तेजी से भगेगा कि कम चार्ज वाला ज्यादा तेजी से भगेगा? है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब इफेक्टिंग फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे, जो क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। तो इफेक्टिंग फैक्टर में पहला इफेक्टिंग फैक्टर हमने पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर। अब देखो, आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 3/2 kT गैस के लिए। आयन के लिए कितना होगा? ये गैस के लिए होता है। आयन के लिए कितना होगा? 12 mv²। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई। और आयनिक मोबिलिटी को ही तो मेजर करते हैं। कंडक्टेंस किसको मेजर करता है? आयनिक मोबिलिटी को ही तो मेजर करता है ना, कि कितनी तेजी से आयन भाग रहा है। तो इसका मतलब कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, और उसी स्पीड को ही तो मेजर कर रहा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या मेजर कर रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्ज कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर कर रहा है कंडक्टेंस। इसका मतलब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जरा देखिए और आंसर बताइएगा, ठीक है? आंसर बताइएगा। कंडक्टेंस ऑफ कंपाउंड X at 300 Kelvin and 400 Kelvin is A. Siemens and B. Siemens respectively. Select
करेक्ट ऑप्शन ए। ए बराबर है बी के, बी ए बड़ा है बी से, सी ए छोटा है बी से, डी कैन नॉट सी। हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। बताओ क्या आंसर आएगा। कंपाउंड एक्स है जिसका कंडक्टेंस आपको गिवन है, 300 केल्विन पे कितना है और 400 केल्विन पे कितना है। मैं पानी लेके आ रहा हूं, सब लोग आंसर बताओ। बताओ भाई, तो आंसर क्या आया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर 300 पे ये है, 400 पे ये है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू बड़ी होगी ए से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा। पहला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब दूसरा पॉइंट समझो, इफेक्टिंग फैक्टर में। इफेक्टिंग फैक्टर में दूसरा पॉइंट अच्छे से समझिएगा। दूसरा पॉइंट जरा देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या है, ज्यादा आयन है, तो फ्लो भी ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास ज्यादा आयन है। तो जब आयन ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब कोई कहता है, गौर सुनिए, ठीक है, सेलेक्ट द species which have मैक्सिमम कंडक्टेंस, जिसके पास सबसे ज्यादा कंडक्टेंस है। किसके पास है? एक मैंने लिखा एस्टिक एसिड, एक मैंने लिखा HCl, एक मैंने लिखा बेंजोइक एसिड, और एक मैंने लिखा ऑल इक्वल। क्यों? क्योंकि सभी एसिड है, सभी एसिड है तो सभी इक्वल। बताओ, बताओ, आंसर बताओ कि यार इनमें से कंडक्टेंस किसका ज्यादा है, इनमें से कंडक्टेंस किसका ज्यादा है। तो देखो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्सली आयोनाइज हो रहा होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होगा और ये सब क्या हो रहे होंगे, 3 से 10% तक आयोनाइज हो रहे होंगे। ये 3 से 10% तक आयोनाइज हो रहा है। तो आयन किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा। सब लोग बताओ आंसर क्या है, सब लोग आंसर बताइए। बी आंसर होगा कि नहीं?
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि आयन ज्यादा है। आयन ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आयन उतने ज्यादा जी। अब जरा देखो, अब गौर से देखो, मान लो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ कंपेयर पूछ दिया गया तो, मान लो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ कंपेयर पूछ दिया जाए। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से पूछ दिया गया तो कैसे करोगे? तो जरा देखो, हमने कहा है कि कंडक्टेंस, आयन ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। तो पहली बात, नंबर ऑफ आयंस पे फोकस करो। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। क्यों? आयन ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। तो यदि मान लो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग से साथ कंपेयर कर दिया जाए तो पहला रूल तो ये है कि हम ये चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे से किसी ने कहा कि बताओ ए NaCl है, बी सोडियम सल्फेट है, सी पोटेशियम फास्फेट है। अब बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? कंडक्टेंस ऑर्डर। अब ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम सल्फेट सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम फास्फेट सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये कॉन्सेप्ट तो लग ही नहीं पाएगा कि स्ट्रॉन्ग का ज्यादा होता है वीक से। वीक का कंपेयर ही नहीं हो रहा है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ आयंस, जिसके पास आयन ज्यादा है, जिसके पास आयन ज्यादा है। अब इसके पास कितने आयन है? 2। इसके पास कितने आयन है? 2 और 1 3। इसके पास कितने आयन है? 4। तो इसका मतलब कंडक्टेंस सी का सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का, फिर ए का। जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस। अब इस चीज को हम दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं। देखो, अरेंज करो कंडक्टेंस। ए 0.2 मोलर NaCl, बी 0.5 मोलर NaCl। अब बताओ, अब क्या ऑर्डर होगा कंडक्टेंस का? जिसके पास आयन ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा। दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइट है मगर नंबर अलग अलग है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर होता है। कैसे कहते हो? 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट के हैं? मोल, 1 लीटर में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, तो वो तो नंबर हुआ ना, है कि नहीं? तो जब सेम इलेक्ट्रोलाइट है मगर आयन के नंबर अलग अलग है, आप कह रहे हो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, कि नंबर ऑफ आयंस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, टोटल आयन कितने हैं? 0.2 सोडियम आयन, 0.2 Cl आयन, टोटल आयन है 0.4। अरे जितना कंसंट्रेशन सोडियम मॉलिक्यूल का होगा उतना ही कंसंट्रेशन सोडियम आयन का, Cl आयन का। क्यों? 1 1 लिखा है। अब यहां सोडियम आयन कितने हैं? 0.5। Cl आयन कितने हैं? 0.5। तो यहां टोटल आयन 1.0 है। आयन ज्यादा इसमें है, आयन ज्यादा इसमें है तो कंडक्टेंस ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस। क्या ये सारी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं? क्या ये सारी बातें आप सबको समझ में आ रही हैं?
यदि समझ में आ रही है तो जरा एक बार चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा कर दो। यदि ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो जरा एक बार चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा कर दो। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयंस के। जब स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ कंपेयर किया जाए तो वेरी गुड। अब बी पार्ट समझो। मान लो मैंने नंबर ऑफ आयन भी बराबर कर दिए, तब ये देखो, जब नंबर ऑफ आयन भी बराबर कर दिए जाए तब क्या करोगे? कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयंस, और ये क्या है? नेकेड आयन है। नेकेड आयन मतलब नॉट, नेकेड आयन का मतलब होता है ये गैस आयन। देखो गौर से समझिएगा। मान लो अब हमने क्या किया, नंबर भी बराबर कर दिए। ये कब लगेगा? ये कब लगेगा नोट? जब नंबर ऑफ आयंस इक्वल हो। कैसे लगेगा मैं अभी पढ़ाऊंगा। इक्वल हो, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। नेकेड आयन का मतलब क्या होता है? जो साइज आप स्कूलों में पढ़ते आए हो, कोचिंगों में पढ़ते आए हो, जैसे आप क्या पढ़ते आए हो, डाउन द साइज इंक्रीज करता है, यही पढ़ते आए हो ना। डाउन द साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। ये कौन सा साइज है? ये गैस आयन का साइज है। ये गैस एटम गैस आयन का साइज है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस आयन गैस के साइज के हैं। हाइड्रेटेड आयन की बात नहीं कर रहा। हाइड्रेटेड आयन का मतलब होता है वाटर लिपटा हुआ आयन। देखो नेकेड आयन ये है, जैसे ये देखो सोडियम है। अब सोडियम ने ये आयन बनाया, ये नेकेड आयन है ऐसे। अब हाइड्रेटेड आयन क्या होता है? सोडियम ने ये आयन बनाया, अब इसने क्या किया, अपने चारों ओर बहुत सारे वाटर ऐड कर लिए। क्यों? क्योंकि वाटर डाइपोल है ऐसा, बहुत सारे वाटर ऐड कर लिए। इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हाइड्रेटेड आयन है। और ये हमारा नेकेड आयन है। ये देखो, तो हम उस साइज को बता रहे हैं जो आपको पहले से आता है। आपको आता है कि डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज करता है। तो हम उसी के रिस्पेक्ट में अपना कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। क्यों? जो चीज आप पहले से जानते हो उसके रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट समझना आसान होगा और क्वेश्चन निकालना भी आसान होगा। तो देखो, जब नंबर ऑफ आयन बराबर हो तो आप क्या करोगे? कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ आयन के। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, किसी ने पूछा ये बताओ, लगाओ भाई, NaCl और KCl कंडक्टेंस बताओ किसका ज्यादा होगा? ऑर्डर। अब गौर से देखो, नंबर ऑफ आयन वाला रूल लग पाएगा? दोनों के पास दो दो आयन है, आयन वाला रूल लगेगा ही नहीं। दोनों के पास तो दो दो आयन है दोनों के पास दो दो आयन, आयन वाला रूल लग ही नहीं पाएगा। फिर क्या करोगे? साइज। अब Cl आयन तो दोनों के पास है, तो Cl आयन को तो छोड़ दो, दोनों के पास। ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, किसका साइज बड़ा है? पोटेशियम का बड़ा है। किसका साइज बड़ा है? पोटेशियम का बड़ा है। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो जितना बड़ा आयन उतना ज्यादा कंडक्टेंस। ये देखो, पोटेशियम का साइज बड़ा है इसलिए पोटेशियम ज्यादा तेजी से भगेगा। तो जहां पर हम आयन के नंबर सेम कर देंगे वहां पर हम कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? साइज से। जैसे ये देखो, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। अब नंबर ऑफ आयन का रूल लग नहीं सकता, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और सबके आयन के नंबर सेम है। क्या नंबर ऑफ आयन से हम आंसर निकाल सकते हैं? नहीं।
क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आंसर निकाल सकते हैं? नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सबके सब स्ट्रॉन्ग है। नंबर ऑफ आयन वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सबके आयन के नंबर सेम है। तब क्या लगाओगे? तब लगाओगे साइज वाला रूल। अब साइज का ऑर्डर क्या है? साइज का ऑर्डर ये है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। इसका मतलब सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर ए का। ठीक है, इंक्रीजिंग। इक्वस लिखा है, लिखा रहने दो। एक बच्चा कह रहा है इक्वस लिखा है, लिखा रहने दो। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया भाई? हमेशा आयन मूव तो पानी में ही करेगा, मगर मैंने हाइड्रेटेड आयन के रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट लिखा ही नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें गैसियस आयन के रिस्पेक्ट में लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैसियस आयन किसका बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, तुम बचपन से जानते हो। तुम्हें बचपन से पता है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। यदि मैं हाइड्रेटेड आयन के रिस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट लिखूंगा तो तुम्हें हाइड्रेटेड आयन निकालना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है। अब मैं बोल देता हूं, डाउन द ग्रुप हाइड्रेटेड आयन का साइज डिक्रीज करता है, तो कंफ्यूजन नहीं आएगा बच्चे के अंदर। तो हमें क्या है, ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे को जल्दी समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो आप हमेशा गैसियस आयन से निकालो। अच्छा, कर लोगे? सब लोग कर लोगे? अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें बात समझ में आ गई, आयन ज्यादा कंडक्टेंस ज्यादा। आयन कांस्टेंट हो गए तो हम साइज पे चले जाएंगे, आयन कांस्टेंट हो गए तो हम किस पे चले जाएंगे? साइज पे चले जाएंगे। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकाल लोगे? हाँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट निकाल लोगे? हाँ। अब मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर कर दिया गया तो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर कर दिया गया तो, ये तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ था। अब वीक का वीक के साथ कैसे करोगे? तो अब उसको जरा समझो आप लोग। मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंपेयर हो गया है ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंपेयर, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंपेयर कर दिया गया तो कैसे करोगे? तो जरा गौर से समझो, ये ज्यादा टफ है। पहला 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 गौर से देखो, सारे बच्चे इस बात को गौर से समझेंगे। ठीक है, पहला। अच्छा, हम क्या कहते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? जिसका आयोनाइजेशन ज्यादा होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और आयोनाइजेशन किसका ज्यादा होगा? तो गौर सुनना, गौर सुनिएगा बच्चों, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। क्यों? हम ये कहते हैं ज्यादा एचाइन प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए ज्यादा एसिडिक है। आप यही तो कहते हो कि यार फार्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है एस्टिक एसिड से। क्यों? क्योंकि फार्मिक एसिड ज्यादा आयन दे रहा है, ज्यादा एचाइन इशू कर रहा है। तो ज्यादा एचाइन इशू कर रहा है तो ज्यादा कंडक्टेंस भी होगा। तो मान लो वीक एसिड का वीक एसिड के साथ कंपेयर किया जाए तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल दो। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही कंडक्टेंस का ऑर्डर। ये किसके लिए है? वीक एसिड के लिए। क्यों? वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट से कंपेयर चल रहा है। दूसरा, कंडक्टेंस। मान लो बेस में कंपेयर पूछा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा।
जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा, जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। ये तो वीक एसिड और वीक बेस को कवर कर लिया गया। ये देखो, क्यों? क्योंकि पूछा जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, किसी ने मेरे से कह दिया कि कंडक्टेंस बताओ, फॉर्मिक एसिड का ज्यादा होता है या एस्टिक एसिड का ज्यादा होता है? अरेंज करो कंडक्टेंस, बताओ। अब यार ये दोनों के दोनों वीक एसिड है, ये दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वीक एसिड है, और ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि वीक एसिड है। अब हम कैसे निकालेंगे? तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसका कंडक्टेंस ज्यादा। अब दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है जरा बताओ, दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है जरा बताइए आप लोग, बताइए। देखो अभी एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने तो नहीं पढ़ाई है, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ाई है, मगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है क्योंकि आप पढ़ चुके हो स्कूलों में, कोचिंगों में, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। तो बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हम यहां नहीं सिखाएंगे, वो जीओसी में सिखाएंगे, वो जीओसी में सिखाएंगे। हम यहां पे कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं और एक आध क्वेश्चन करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी डिटेल मैंने पढ़ाई नहीं है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ की डिटेल पढ़ाने में 3 क्लास लगती हैं, मैं 5 मिनट में पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, है ना, आधे घंटे में भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, कम से कम 3 से 4 क्लास लगेंगी उसकी। तो फार्मिक एसिड जो होता है एस्टिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, कैसे मैं नहीं बता रहा, देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि मैं कैसे नहीं बता रहा हूं कि कैसे ज्यादा एसिडिक होता है, ये वहीं पे पढ़ाऊंगा जब जीओसी होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है तो कंडक्टेंस भी इसका ज्यादा होगा, कंडक्टेंस भी इसका ज्यादा होगा। फार्मिक एसिड का कंडक्टेंस एस्टिक एसिड के कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। ये देखो, फार्मिक एसिड का कंडक्टेंस एसिडिक एसिड के कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। ये देखिए, क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा कंडक्टेंस, जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा कंडक्टेंस। अब देखो थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप गौर से देखिएगा, है ना। देखो, क्या आयनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में यह बात पढ़ाई गई है? क्या आयनिक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में यह बात पढ़ाई गई है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए इन डिवाइडेड बाई सी। ये पढ़ाया गया है, बताओ क्या ये पढ़ाया गया है? बिल्कुल पढ़ाया गया है। अब देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। देखो चेक करो, चेक करिए, कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगा। देख लीजिए, है, चेक करो सब लोग। इसका मतलब यदि आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों? अल्फा बढ़ गया तो डिसोसिएशन बढ़ गया, डिसोसिएशन बढ़ गया तो नंबर ऑफ आयन बढ़ गए। भाई नंबर ऑफ आयन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना, यदि अल्फा बढ़ेगा तो आयंस बढ़ेंगे, और आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है?
कंडक्टेंस कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस इन डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। यदि आप कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों? कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ने का मतलब डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है, और डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो आयन ज्यादा आएंगे, आयन ज्यादा आएंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो यदि आप कंसंट्रेशन कम करोगे तो आयन बढ़ते चले जाएंगे, आयन बढ़ते चले जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? कंडक्टेंस इंक्रीजेस इन डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। अच्छा, डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन को ही दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है डाइल्यूशन, इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन। भाई तुम पानी मिलाते जाओगे तो कंसंट्रेशन अपने आप कम होता जाएगा। तो दोनों एक ही बात है, बस बोलने के तरीके अलग अलग है। आप डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन बोलो या इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन बोलो, बात एक ही है। भाई आप पानी मिला रहे हो तो पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो मैं ये बोलूं कि मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दूंगा, या मैं ये बोलूं मैं पानी मिलाता जा रहा हूं, क्योंकि पानी मिलाता जाऊंगा तो कंसंट्रेशन अपने आप डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जरा देखो, यदि मैं कंसंट्रेशन, यदि मैं डाइल्यूशन करूंगा या कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा, यदि मैं डाइल्यूशन करूंगा या कंसंट्रेशन डिक्रीज करूंगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ आयन बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ आयन बढ़ते गए तो कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। ये देखो, तो इसका मतलब हुआ कंडक्टेंस, गौर से देखो, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। क्यों? कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। देखो आपने यही तो लिखा है, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे, कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग डाइल्यूशन लिखा है ना, ये भी इंक्रीज वो भी इंक्रीज। तो आप चाहो तो ऐसे याद रखो, चाहो तो ऐसे याद रखो, चाहो तो ऐसे याद रखो, 3-4 तरीके से लिख दिया है। ये देखो, अब ये काम कैसे आएगा? ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा, ऐसे स्टेटमेंट दिया जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट दिया जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ट्रू एंड फॉल्स। आपको आईआईटी जेईई का एक क्वेश्चन दिखाता हूं, अभी वो मैं कराने नहीं जा रहा, मैं इसको बाद में कराऊंगा, बस आप एक स्टेटमेंट सॉल्व करना, इसको मैं कराऊंगा बाद में जब वहां तक पढ़ा दूंगा। ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है, ये देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो ये स्टेटमेंट ऐसी जगह पे काम आएगा। अभी ये क्वेश्चन भी कराऊंगा जब वहां तक पढ़ा दूंगा। तो क्या ये बात समझ पाए? कंसंट्रेशन कम करोगे तो अल्फा इंक्रीज होगा, अल्फा इंक्रीज होगा तो आयंस के नंबर इंक्रीज होंगे, आयंस के नंबर इंक्रीज हुए तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों? डाइल्यूशन का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन डिक्रीज करना। क्या इतनी बात सबको समझ में आई है? ये सारी बातें समझ गए? देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैं थोड़ा सा रिवाइज मार देता हूं। ये देखो, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस जो होता है, जो आयंस का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव आयन का निगेटिव प्लेट की ओर जाना, निगेटिव आयन का पॉजिटिव प्लेट की आयन, इसके फ्लो को मेजर करता है। इसी को कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको मेजर करता है कंडक्टेंस। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/r। आर मतलब रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है साइमंस। इफेक्टिंग फैक्टर, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा आयन होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम आयन होंगे। मान लो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग से कंपेयर कर दिया जाए तो जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा कंडक्टेंस।
मान लो आयन भी सेम कर दिए जाए, तो जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा कंडक्टेंस। वीक का वीक के साथ कंपेयर कर दिया जाए तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ के। मान लो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ पानी मिलाते जा रहे हो, तो यदि तुम पानी मिलाते जा रहे हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो उसका कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों? पानी मिलाते जा रहे हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है, कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। और पानी मिलाने को कहते हैं डाइल्यूशन करना। आप डाइल्यूशन करते जा रहे हो तो कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। किसके थ्रू? इस फार्मूले के थ्रू। इतनी बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं, इतनी बातें मैंने आपको बता दी है। अब तुम चाहोगे कि मैं क्वेश्चन भी करूं? अब तुम क्या चाहोगे कि तुम क्वेश्चन भी करो? तो बताओ। हाँ, सीएसडी दे दो, बिल्कुल दे रहा हूं, बिल्कुल दे दूंगा। आप इसको नोट करो, अभी सीएसडी देता हूं। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, इसका आंसर बताइए। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ गिवन एग्जांपल फॉर 1 मोलर ईच। क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? यस 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 यस, ये सारे सॉल्ट हैं, ये सभी के सभी क्या है? सॉल्ट। अब सॉल्ट है तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा कंडक्टेंस। कितने आयन है? 3 और एक 4, 2 और एक 3, 1 और एक 2। जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस, जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस। ये बताओ, ये बताओ। सेलेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट विच हैव मैक्सिमम कंडक्टेंस। सेलेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट विच हैव मैक्सिमम कंडक्टेंस। 0.1 मोलर एस्टिक एसिड, 0.3 मोलर ग्लूकोज, 0.01 मोलर बेंजोइक एसिड। देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसको तो हटा ही दो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। अब इसमें बताओ, इसमें बताओ विच हैव मैक्सिमम कंडक्टेंस, विच हैव मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो देखो आयन इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? देख लो सबसे ज्यादा आयंस किसमें है? इसमें 1 और 3, 4। अब 0.3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 इंटू 4, क्योंकि एक आयन का कंडक्टेंस कितना है? 0.3, 0.3 इंटू 4 1.2। 1 और 2, 3 आयन है, 0.3 का मल्टीप्लाई करोगे टोटल आयन इतने हैं। 1 इंटू 1 2 आयन है, टोटल आयन हुए 2। अब देखो 1 इंटू 2 3, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसमें आ रहा है? इसमें। बताओ मॉलिक्यूल में भी आयन ज्यादा है और टोटल आयन भी ज्यादा है। हो सकता है टोटल आयन अलग अलग हो जाए कंसंट्रेशन की वजह से। भाई कंसंट्रेशन अलग अलग है तो टोटल आयन अलग अलग हो सकते हैं। तो टोटल आयन निकालो, एक मॉलिक्यूल में 4 आयन तो इतने में कितने? एक मॉलिक्यूल में 3 आयन तो इतने में कितने? एक मॉलिक्यूल में 2 आयन तो इतने में कितने? ऐसे। तो इसका मतलब अब आप ये काम कर लोगे। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की। अब बताओ ये क्या होता है? बताओ भाई सारे बच्चे। हाँ सीएसडी लिख देंगे यार, अभी क्लास खत्म होने में टाइम है ना? चलो अच्छा पहले इसका सीएसडी लिख दो, नहीं तो ये रोना धोना मचाएगा। देखो सीएसडी लिख देता हूं।
चलो पहले CH3 लिख देता हूं। ठीक है, देखो पहले मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? हैविंग आयंस, जिनके पास आयंस है वो इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बताते जाओ, रिवीजन भी होता जाएगा, बताते जाइए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सब लोग आंसर देते जाओ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? नॉट आयंस इन सोल्यूशन, जिनके पास आयन नहीं होते हैं सोल्यूशन में, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पार्सली आयोनाइज होते हैं, है ना, पार्सली आयोनाइज इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। जो पार्सली आयोनाइज होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो 100% आयोनाइज होते हैं, है ना। अप्रोक्स 100% आयोनाइज इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फिर कंडक्टेंस क्या होता है? ये क्या करता है? ये करता है मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है। इसका फार्मूला होता है C=1/R। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स या साइमेंस। ये इफेक्टिंग फैक्टर, इफेक्टिंग फैक्टर इफेक्टिंग फैक्टर क्या है? तो इफेक्टिंग फैक्टर में पहला, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा आयन होंगे। तीसरा, यदि मान लो वीक का कंपेयर वीक से स्ट्रॉन्ग का कंपेयर स्ट्रॉन्ग से किया जाए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से किया जाए, तो क्या करोगे? तो पहला, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ आयंस के। यदि आयंस के नंबर कांस्टेंट कर दिए गए तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ आयन के, साइज ऑफ नेकेड आयन। नेकेड आयन, नेकेड आयन किसको कहते हैं? गैसियस आयन को कहते हैं, वो जो आप पढ़ते रहते हो। ठीक है, ये कब लगेगा? जब नंबर ऑफ आयन सेम हो। जब नंबर ऑफ आयंस सेम हो
है ना, इक्वल हो तब लगाएंगे, जब नंबर ऑफ आयंस इक्वल हो तब लगाएंगे। अच्छा, अगला, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर वीक इलेक्ट्रोलाइट से कर दिया गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर वीक इलेक्ट्रोलाइट से कर दिया गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंपेयर वीक इलेक्ट्रोलाइट से कर दिया गया तो कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेसिक स्ट्रेंथ के। मान लो डाइल्यूशन कर दिया गया तो कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के। ये किसके लिए है? सेम इलेक्ट्रोलाइट में पानी मिलाया जा रहा है, सेम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन चेंज किया जा रहा है, का कंसंट्रेशन चेंज किया जा रहा है। हम सेम इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, और ये निकाल कैसे रहे हैं? इस फार्मूले से निकाल रहे हैं। ये बात हम लिख कैसे रहे हैं? इसकी वजह से लिख रहे हैं। इतना अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है और इस सब का समराइज फॉर्म आपको दे दिया है। अब आप आ जाओ इस पर, क्या होता है? हाँ, विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, विस्कोसिटी का भी लिख देता हूं, विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, ये भी लिख देता हूं। कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी। कम विस्कस होगा तो तेजी से भगेगा, ज्यादा विस्कस होगा तो धीमे भगेगा। तो कंडक्टेंस विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो यार, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने कहा कि अभी आपने बताया कि यार जितना ज्यादा, ये देखो आपने कुछ ऐसा पढ़ाया, आपने कहा कि ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ऐसे आपने कहा कि ये जो प्लस वाला है वो माइनस की ओर फ्लो कर रहा है, ऐसे, और जो माइनस वाला है वो प्लस प्लेट की ओर फ्लो कर रहा है, ऐसे, और इसको मेजर करता है कंडक्टेंस। ठीक। अब ये कंडक्टिविटी क्या है? देखो, पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कहा जाता है कंडक्टेंस, और पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इतने में कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, उसको कहा जाता है कंडक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस क्या है? पूरे सॉल्यूशन में जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंडक्टेंस है, और सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जितना कंडक्टेंस फ्लो करता है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। गौर सुनो, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, 1 लीटर को क्या बोलोगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलोगे। 1 लीटर को क्या बोलोगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। भाई अरे यार तुम भी ना यार,
आप क्या बोलते हो, 1 लीटर को यही तो बोलते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml। तो एक मान लो ये 1 लीटर है, तो इस पूरे 1 लीटर में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। पूरे सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस है, पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कंडक्टेंस बोला जाता है। पर सेंटीमीटर क्यूब कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये भी क्या करता है, मेजर वही करता है, मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मगर ये पूरे सॉल्यूशन में मेजर नहीं करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कितना कंडक्टेंस है, पूरे सॉल्यूशन में कितना कंडक्टेंस है, पूरे सॉल्यूशन में कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, इसको मेजर करता है कंडक्टेंस। छोटे से एरिया में, एक बहुत छोटे से एरिया में 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले एरिया में कितना कंडक्टेंस है उसको मेजर करता है कंडक्टिविटी, या उस कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं, उस कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस है उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस है उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंडक्टेंस है। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कंडक्टिविटी है। चाहो तो ऐसे बोल दो, या ये कह दो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना कंडक्टेंस है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना कंडक्टेंस है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कापा से। के बनाओ और के में ऐसे कर दो, इसको बोलते हैं कापा। कापा फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कापा इक्वल टू C इंटू L अपॉन A। मतलब कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। इसको सेल कांस्टेंट बोला जाता है, L अपॉन A को। L अपॉन A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये L अपॉन A होता क्या है, L होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस, ये L होता है, और A होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड। ये देखो L क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। A क्या है, उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट देखो, यूनिट ऑफ कॉपा, यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट क्या है, साइमेंस। लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमेंस की जगह क्या रख सकते हो, ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई। ये देखो ये इसकी यूनिट आ गई। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कंडक्टेंस क्या करता है, पूरे सॉल्यूशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कंडक्टेंस कहते हैं। पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। या फिर
पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहते हैं। इसको किससे मेजर किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कापा से। इसका फार्मूला होता है कापा इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए। सी क्या है? कंडक्टेंस। एल अपॉन ए क्या है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट में एल क्या है? एल दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है। ए क्या है? इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया। एल क्या है? इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट क्या है? कापा की कंडक्टेंस की यूनिट साइमंस। एल एल लेंथ है सेंटीमीटर, ए एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइमंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी यूनिट है। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन कल कराते हैं। कल हम इसी के आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल इसी के आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आज शाम को 5 बजे नीट एडवांस सीरीज की पहली क्लास है, इसमें जीओसी पढ़ाऊंगा। सारे बच्चे आके जीओसी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीओसी बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि एक बार यूट्यूब पे पढ़ लोगे, फिर एक बार बैच में पढ़ाऊंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाएगा, 2 बार रिवाइज हो जाएगा। और जीओसी 3 से 4 3 क्लास में यूट्यूब पे खत्म भी हो जाएगा। तो हम लोग मिलेंगे शाम को 5 बजे जीओसी में, ठीक है? शाम को 5 बजे कहां मिलेंगे? जीओसी में, यूट्यूब पर संकल्प नीट वेदांत पे। सभी बच्चे वहां पे आए और जीओसी एक बार पढ़ लें। जैसे जीओसी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाए, जीओसी स्ट्रांग हो जाएगी तो ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है? अब मिलते हैं शाम को 5 बजे। हाँ,